वेलकम बेटा। पार्ट नंबर 7 द जुडिशरी, और ये 5th चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। और चैप्टर है आपका वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन इन डेमोक्रेसी, बुक डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, क्लास 9। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिपीट कर रहा हूँ, इससे आपको एनटीसी में कई बार क्वेश्चन मिलेगा भी इसका। चलिए लेट अस रिटर्न द वन फाइनल टाइम टू द स्टोरी ऑफ द ऑफिस मेमो दैट वी स्टार्टेड विद। तो वही एग्जाम्पल को उठा के हम इसका भी रोल देखेंगे बेटा। जब दोनों में डिस्प्यूट हुआ बेटा, कुछ लोग उसके फेवर में गए, यस ये मेमोरेंडम हमारे लिए बेटर, और कुछ लोगों को ये अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने रिट फाइल की और लास्ट में केस चला, इंदिरा साहनी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन गवर्नमेंट। तो उसी की बात करें, वो केस जो चला बेटा उसका फैसला किसने दिया? जुडिशरी ने। देखिए दिस टाइम लेट अस टू रिकॉल द स्टोरी बट इमेजिन हाउ डिफरेंट द स्टोरी कुड बी हैव बीन। रिमेंबर द स्टोरी केम टू ए सेटिस्फैक्ट्री एंड बिकॉज द सुप्रीम कोर्ट। तो उसका सोल्यूशन हुआ, सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिला बिकॉज सुप्रीम कोर्ट गेव ए वर्डिक्ट। उन्होंने फैसला किसने दिया? सुप्रीम कोर्ट ने। वॉज एक्सेप्टेड बाय एवरीवन, और उसके बाद देखिए सभी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। उससे पहले लोग अपोज कर रहे थे बट उसके बाद सभी ने एक्सेप्ट किया। इमेजिन व्हाट वुड हैव हैपन इन द फॉलोइंग सिचुएशन। अगर क्या होता, देखिए कुछ सिचुएशन दिए। इफ देयर वाज नथिंग लाइक ए सुप्रीम कोर्ट टाइप का बॉडी नहीं होता तो बेटा हम कहते हैं प्रॉब्लम होती, लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते। इवन इफ देयर वाज ए सुप्रीम कोर्ट, इफ इट हैड नो पावर टू जज एक्शन ऑफ गवर्नमेंट, अगर कोर्ट होता और वो गवर्नमेंट के एक्शन को जज नहीं कर सकता तो भी शायद लोग गवर्नमेंट से सेटिस्फाई नहीं होते, गवर्नमेंट के अगेंस्ट होते, शायद मूवमेंट होता। इवन इफ इट हैड द पावर, इफ नो वन ट्रस्टेड द सुप्रीम कोर्ट। ये बड़ा अच्छा है बेटा, इंडिया में ट्रस्ट बहुत है, लोग विश्वास करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देता है तो लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। इवन इफ इट गेव ए फेयर जजमेंट, इफ दोज हु अपील अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑर्डर डिड नॉट एक्सेप्ट द जजमेंट। अगर कोर्ट भी है, पावर भी है, सब कुछ है बेटा, उसके बाद जिन्हें अपील की थी, जो केस था इंदिरा साहनी, वो कोर्ट के जजमेंट को एक्सेप्ट नहीं करते। तो ये कई कंडीशंस हैं। चलिए आगे चलते हैं। सो दिस इज वाई द इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल, इसलिए हम बात करते हैं बेटा इंडिपेंडेंट और एक पावरफुल जुडिशरी किसी भी कंट्री में होनी चाहिए, जिससे लोगों का ट्रस्ट हो, लोग उसको एक्सेप्ट करें, उसको माने। एंड एसेंशियल इन फॉर डेमोक्रेसी, ऑल द कोर्ट एट डिफरेंट लेवल इन द कंट्री पुट टुगेदर आर कॉल्ड जुडिशरी। सभी कोर्ट को इकट्ठा बेटा हम जुडिशरी वर्ड यूज करते हैं उनके लिए, चाहे वो नेशनल लेवल, स्टेट हो या लोकल लेवल पे हो। द इंडियन जुडिशरी कंसिस्ट ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट फॉर द एंटायर नेशन। तो पूरे देश के लिए सुप्रीम कोर्ट है बेटा, हाई कोर्ट फॉर स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर द कोर्ट एट द लोकल लेवल। इंडिया हैज इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड मीन जुड़े हुए हैं बेटा। सुप्रीम कोर्ट के नीचे सारे स्टेट कोर्ट्स आते हैं, स्टेट के जितने हाई कोर्ट उनके नीचे बेटा लोकल कोर्ट्स आते हैं, तो सब इंटीग्रेटेड से जुड़े हुए, अलग कोई नहीं है। इट मीन द सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल द जुडिशियल एडमिशन इन द कंट्री, इट डिसीजन आर बाइंडिंग ऑन द ऑल अदर कोर्ट। उसका जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन वो सब पे बाइंड होता है, ठीक है। इट कैन टेक अप एनी डिस्प्यूट, वो किसी डिस्प्यूट को अपने पास ले भी सकता है। देखिए इसमें जो बड़े डिस्प्यूट होते हैं बिटवीन सिटीजन द कंट्री, सिटीजन और कंट्री के बीच डिस्प्यूट, सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में, बिटवीन टू और मोर स्टेट गवर्नमेंट, दो स्टेट गवर्नमेंट का डिसीजन डिस्प्यूट हो, between government and union state and level. It is the highest court of the appeal in the civil and criminal case. It has here appeal against the decision of the high court. High court के अगेंस्ट भी लोग अपील करते हैं हायर कोर्ट में बेटा, लोकल कोर्ट से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट। तो ये अपील भी बेटा सुप्रीम कोर्ट तक जा सकती है, बट एक्सेप्ट वही करेगा, आप लोग उस पर फोर्स नहीं करते कि वो आपकी अपील को एक्सेप्ट करें। Independency of the judiciary means that it is not under the control of legislator or the executive. The judges do not act or direction of the government or according to the wish of the party in the power. तो बड़ा इंडिपेंडेंट की बात हम कर रहे हैं बेटा, वो कभी भी गवर्नमेंट के डायरेक्शन, गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं होंगे। जो रूलिंग पार्टी है उसके विशेष को कहीं ना कहीं उसके अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं, ठीक है। दिस इज वाई ऑल मॉडर्न डेमोक्रेसी हैव कोर्ट दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ द लेजिस्लेटर। तो इसलिए हम कहते हैं डेमोक्रेसी में लेजिस्लेटर और जुडिशरी इन दोनों में डिफरेंस होना चाहिए। जुडिशरी लेजिस्लेटर से बिल्कुल इंडिपेंडेंट फ्री होनी चाहिए। पीएम है, कैबिनेट है, रूलिंग गवर्नमेंट है, उनका बेटा प्रेशर कभी जुडिशरी पे नहीं होना चाहिए। एंड एक्सजेक्यूटिव, इवन एक्सजेक्यूटिव का भी कोई इस पर रोल नहीं होना चाहिए। तो इंडिया हैज अचीव दिस, इंडिया ने इसको अचीव किया। हम बात करते हैं बेटा यहाँ दिया अचीव किया, बट आफ्टर फ्रीडम नहीं, 90s के आसपास आके, क्योंकि सिंगल पार्टी रूल रहा था लंबे टाइम तक, जुडिशरी ने बेटा कभी अपना रोल प्ले नहीं किया, राइट। ऐसे इलेक्शन कमीशन है, उसका भी बेटा बहुत शोषण हुआ। बट हम बात करें 90s के वजह कोलिशन गवर्नमेंट्स आई, तो उसके बाद धीरे धीरे बेटा जुडिशरी और चीफ जस्टिस सब ने अपना रोल प्ले किया। देखिए द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अब देखिए इनके अपॉइंटमेंट की बात है, इसको प्लीज नोट करना, ये भी क्वेश्चन आपका काफी बनता है एनटीएससी में। अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट, और किसी एडवाइस से प्राइम मिनिस्टर, ओके। एंड इन नेक्स्ट पेज, इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अदर जजेस की अपॉइंटमेंट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के डिस्कशन के बाद करता है, ठीक है। इन प्रैक्टिस इज नाउ मीन दैट द सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सेलेक्ट द न्यू जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट।
तो प्रेसिडेंट अब पहले तो इनके रीजन के लिए प्राइम मिनिस्टर डिस्कस करेगा, सीजीआई के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसके बाद उसके सजेशन से बेटा लोअर कोर्ट के जजेस को डिसाइड करता है, ठीक है। देयर इज अ वेरी लिटिल स्कोप ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, बहुत कम इंटरफेरेंस होता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का बेटा। द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज यूजुअली अपॉइंट बाय द चीफ जस्टिस, सीनियर जो कोर्ट्स हैं उनके जो जजेस है बेटा वो चीफ जस्टिस के द्वारा अपॉइंट होते हैं। वंस ए पर्सन अपॉइंटेड एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, देखिए ये बड़ी पावर दी है, जब भी कोई सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस या कोई भी कोर्ट का जज है, हाई कोर्ट का जज है, अपॉइंटमेंट के बाद बेटा उसको रिमूव करना इम्पॉसिबल हो जाता है, ठीक है। प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट तो करता है, पीएम के एडवाइस से अपॉइंट करता है, बट उसके बाद वो भी उसके लिए भी आंसरेबल नहीं होता है, ठीक है। इट इज एज ए डिफिकल्ट रूमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो ऐसे ही जैसे प्रेसिडेंट को हटाना मुश्किल है, ऐसे बेटा चीफ जस्टिस या जितने भी जजेस है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट उनको हटाना भी इम्पॉसिबल है। बहुत 2/3 मेजोरिटी, बिग मेजोरिटी चाहिए दोनों हाउस में, उसके बाद ही हो सकता है। अभी तक किसी को हटाई नहीं किया। हाँ, एक दो एग्जाम्पल है, आगे डिस्कस करेंगे। इट जस्ट कैन बी रिमूव ओनली बाय द इम्पैचमेंट, इसके लिए प्रोसेस है बेटा जो प्रेजेंट वाली है इम्पैचमेंट, इसी के थ्रू बेटा उसको सेपरेटली 2/3 मेंबर ऑफ 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। It has never happened in the history of India democracy. The judiciary in India is also one of the most powerful in the world, as Supreme Court and High Court have the power to interpret the constitution of each country. तो देखिए एक और बड़ी पावर दी है सुप्रीम कोर्ट की, दैट इज इंटरप्रेट, वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करते हैं। इंटरप्रेट का मतलब वो उसको डिफाइन करते हैं बेटा। गवर्नमेंट अपने हिसाब से डिफाइन कर सकती है लाइन को, बट इंटरप्रेट का राइट किसको मिला है? सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना। दे कैन डिक्लेयर इनवैलिड एनी लॉ ऑफ द लेजिस्लेटर, लेजिस्लेटर कोई लॉ बना दे उसको इनवैलिड कर सकते हैं, ये दूसरा पावर उनकी। और द एक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव वेदर द यूनियन लेवल एट द स्टेट लेवल, कोई भी गवर्नमेंट ने एक्शन लिया उसको भी इनवैलिड वो घोषित कर सकते हैं। इफ दे फाइंड सच ए लॉ एक्शन इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, बस उस पर एक शर्त है कि वो संविधान के अगेंस्ट होना चाहिए, संविधान या फंडामेंटल राइट को वॉलेट करता हो, तो जुडिशरी बेटा उसको इंटरवेन कर सकती है, उसके अंदर एंटर कर सकती है। Thus they can determine the constitutional validity in the legislation and action of the executive of the country. तो कहीं ना कहीं बेटा ये कंट्रोल को भी, गवर्नमेंट को कंट्रोल भी करता है और लेजिस्लेशन और एग्जीक्यूटिव एक्शंस को चेक भी करता है, राइट। चेक एंड बैलेंस हमने पढ़ा था 10th में, याद हो तो 10th में पढ़ेंगे, सॉरी। दिस इज नॉन एज द जुडिशियल रिव्यू, इसको जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं, जो इंटरप्रेट करता है, अपने लॉज को डिफाइन करता है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज ऑल्सो रूल्ड दैट द कोर और बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैनॉट बी चेंज बाय द पार्लियामेंट। एक और बढ़िया बेटा, ये सेफ गार्ड है बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को सेफ गार्ड भी देता है कि आप मूलभूत परिवर्तन नहीं कर सकते, ठीक है। कोर और बेसिक प्रिंसिपल, जो मूलभूत जो आत्मा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, उन चीजों को, मेन चीजों को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। द पावर्स एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द इंडियन जुडिशरी अलाउड टू एक्ट एज ए गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट। आगे ना जो कॉन्स्टिट्यूशन की भी बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मूलभूत सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स है, उनका बेटा गार्जियन की तरह वर्क करता है, उनमें बड़ा हेरफेर नहीं करने देता किसी भी गवर्नमेंट को। We saw see in the next chapter that the citizen have a right to approach the court seek a remedy. ये फंडामेंटल राइट्स है, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। एक राइट है जो हमें सुप्रीम कोर्ट जाने का परमिशन देता है अगर कोई राइट वॉलिड होता है तो, ठीक है। ये 8th में भी आप पढ़ चुके हैं। इन रिसेंट ईयर द कोर्ट हैव गिवन सेवरल जजमेंट एंड डायरेक्शन टू प्रोटेक्ट पब्लिक इंटरेस्ट एंड ह्यूमन राइट्स। एनी वन कैन अप्रोच द कोर्ट और पब्लिक इंटरेस्ट और हर्ट बाय द एक्शन ऑफ द कॉमन। तो कोई भी कोर्ट जा सकता है बेटा। आजकल कोर्ट हम कहते हैं बहुत अच्छा वर्क भी कर रहे हैं, कॉमन पीपल के इंटरेस्ट के लिए बेटा वो लड़ भी रहे हैं, ठीक है। देखिए दिस इज कॉल्ड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। और अभी सबसे अच्छा काम हुआ है बेटा कि अब एनीवन, किसी और के लिए भी, पहले तो ये था कि जिसको इन्फ्लुएंस है वही बेटा कोर्ट जा सकता था, एफआईआर कर सकता था, बट अब हम बात करते हैं आप कॉमनली पीआईएल, ये आपने 7th 8th में पढ़ा था यार, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, आम लोगों के बेनिफिट के लिए भी पीआईएल लगा सकते हैं। जैसे हरियाणा में कोई इशू है बेटा, महाराष्ट्र का आदमी हरियाणा हाईकोर्ट पे पीआईएल लगा सकता है और लेटर से लिख के लगा सकता है, सोचिए। तो काफी जुडिशरी इजी होगी बेटा। The courts intervene to prevent the misuse of the government power to make decisions, and they check malpractice on the part of public officials, and that is why the judiciary enjoy a high level of confidence among the people. इससे लोग बेटा इस पर बड़ा ट्रस्ट करते हैं क्योंकि पब्लिक ऑफिशियल के माल प्रैक्टिस जो गलत तरीके यूज करते हैं उसको रोकता है, गवर्नमेंट को अपनी पावर का मिसयूज करने से रोकता है, ठीक है। तो लोगों का काफी इस पे ट्रस्ट है। अब आते हैं कुछ बेटा एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, फटाफट कर लीजिए। सबसे पहले हम चीफ जस्टिस की बात करते हैं, इसकी लिस्ट वैसे आपको दे देंगे। तो सबसे पहले हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे दैट इज हीरालाल जे कानिया, ठीक है। और इसके बाद 44 थे JS खेकर, 45 दीपक मिश्रा, 46 रंजन गंगोई। ये नॉर्थ ईस्ट से थे बेटा और इनके फादर कांग्रेस से थे और अभी इस टाइम ये 46 रहे थे और 3 अक्टूबर 2018 में बने थे। इसके बाद जो अभी करंट लेटेस्ट है 47 शरद अरविंद बोबडे, अभी 2019 में नवंबर में बने बेटा, ठीक है। इनकी सैलरी की बात करें तो सैलरी बेटा इनकी होती है 2.8 लाख। तो ये छोटी सी नॉलेज है, इनको लिख लेना।
अब आते हैं कुछ ऊपर क्वेश्चन और नोट किए बेटा, देखिए फटाफट। सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई प्लस अदर टोटल 30 जजेस होते हैं, नोट कर लेना 30 जजेस। और इनकी अगर आप रिटायरमेंट की बात करें तो 65 ईयर इनकी रिटायरमेंट एज होती है बेटा, ओके। और मोस्टली अधिकतर 60 प्लस ही आते हैं, ओके। देन और अगर हम बात करें हाई कोर्ट में बेटा 601 जजेस हैं, इलाहाबाद में हाईएस्ट है 38, ओके, हाईएस्ट है। और इसके बाद हम बात करते हैं टोटल 25 हाई कोर्ट्स हैं हमारे, कितने, ये आपने शायद 8th क्लास में भी किया था। ओल्डेस्ट जो है वो कलकत्ता का है, 2 जून 1862 में बना था बेटा। और न्यूएस्ट आंध्र प्रदेश से सेपरेट हुआ है बेटा तेलंगाना। तो तेलंगाना के पास हम बात करते हैं हैदराबाद चला गया, तो आंध्र प्रदेश असेंबली अमरावती कैपिटल बनाई है। एंड गुवाहाटी, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, ये सारे बेटा लेटेस्ट न्यूएस्ट है, 4 थे, अभी अमरावती सबसे न्यूएस्ट है, ठीक है। और इसके बाद एक जो लास्ट में डाउट आया था कि बेटा जो हमारी एक प्रोसेस है इम्पीचमेंट, उसके थ्रू किसको हटाया गया, तो इसमें हम बात करते हैं बेटा फर्स्ट रामास्वामी है, जज है सुप्रीम कोर्ट के, उनके अगेंस्ट इम्पीचमेंट लाया गया था। और इसके अलावा एक है सुमित्रा सेन, इसके ऊपर है, वेस्ट बंगाल से थी हैं। और बस इतना ही है बेटा, ठीक है। प्रेसिडेंट वीपी 100 MP साइन 2/3 में, ये बेटा उसका हटाने का इम्पीचमेंट में, ठीक है। 100 से ज्यादा एमपीज को साइन करके पहले लेटर लिखना पड़ता है बेटा प्रेसिडेंट को, तब जाके बेटा ये इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट होती है। और उसके बाद दोनों हाउसेज में 2/3 मेजोरिटी से उसके अगेंस्ट डिसीजन लेना चाहिए। और उसके बाद 14 डेज बिफोर इन्फॉर्म, तो इम्पीचमेंट से पहले 14 दिन पहले उसको इन्फॉर्म करना पड़ता है जिसके अगेंस्ट, जज के अगेंस्ट इम्पीचमेंट प्रोसेस। तो ये थोड़ी प्रोसेस लिखी एक्स्ट्रा है थोड़ा सा, फिर भी आप इसको याद रख सकते हैं। 100 MP का साइन डॉक्यूमेंट चाहिए, तब इम्पीचमेंट प्रोसेस लागू होगी। फिर प्रेसिडेंट बेटा 14 दिन, जब भी इम्पीचमेंट होगी, जिस दिन होगी उससे 14 दिन पहले उस पर्सन को इन्फॉर्म भी करेगा। और जिस दिन इम्पीचमेंट प्रोसेस होगी बेटा उस दिन दोनों हाउस में 2/3 मेजोरिटी चाहिए उस आदमी के अगेंस्ट डिसीजन लेने के लिए, ठीक है। सो लास्ट में हम बात करते हैं बेटा, आपको ग्लोसरी वर्ड बेटा, पॉलिटिकल साइंस की बात कर रहा हूं, आपकी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में ये आपके ग्लोसरी वर्ड आपके लिए बहुत यूजफुल हैं। सो प्लीज इन सभी बेसिक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट टिपिकल नहीं है, इनको हम डिस्कस कर चुके हैं। इन ग्लोसरी वर्ड्स को अच्छे से करना, एक्सरसाइज में भी आपके काफी MCQ क्वेश्चंस दिए हैं, सो प्लीज सॉल्व दैट वन, ओके। थैंक यू।